हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर फॉर्मेटिव। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के यूनिट थर्ड जो आपका फैट एंड आयल्स है, वहां पे हम लोगों ने फैट एंड आयल के रिएक्शंस जो यहाँ पे इसका हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोजनेशन, सपोनिफिकेशन, रेंसिडिटी, ड्राइंग ऑफ ऑयल, तो इसको हमने वहां पे कर लिया था। और ये इसी का हमने दूसरा पार्ट जो बनाया था वीडियो का, उसमें हमने एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू और एस्टर वैल्यू को कर लिया था। अब जो तीसरा पार्ट यहाँ पे ये बना रहे हैं, इसमें हम आयोडीन, एसिटाइल और आरएन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये इस सब्जेक्ट का एक ऐसा यूनिट है जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा है। ये यूनिट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए आयोडीन वैल्यू ऑफ फैट एंड आयंस। तो इससे पहला देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट विल रिएक्ट विथ डबल बॉन्ड इन 100 ग्राम ऑफ फैट और आयल्स। मतलब कि जो आपका 100 ग्राम फैट या ऑयल है, ठीक, उसमें जितने भी डबल बॉन्ड मौजूद है उनसे ये आयोडीन जाके रिएक्ट करेगा। आयोडीन नंबर क्यों कहते हैं हम? क्योंकि इसमें हम आयोडीन क्लोराइड या आयोडीन ब्रोमाइड लेते हैं। ठीक है, तो यही जो आयोडीन क्लोराइड, इसमें मोनोक्लोराइड लेते हैं, तो आयोडीन मोनोक्लोराइड वही जाता है यहाँ पे रिएक्ट करता है वहां पे डबल बॉन्ड पे, और एक कार्बन पे आई और एक कार्बन पे Cl जुड़ जाता है। तो जितने भी डबल बॉन्ड रहेंगे उन डबल बॉन्ड पे वहां पे आयोडीन मोनोक्लोराइड जाके जुड़ेगा। फिर उसका हम टाइट्रेशन कर देंगे। टाइट्रेशन से हमें ये पता चल जाएगा कि कितने आयोडीन उस वहां पे फैटी ऑयल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस आयोडीन वैल्यू से हम क्या मेजर करते हैं? टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब कि जितने भी डबल बॉन्ड उस फैट या आयल से प्रेजेंट होंगे उसको हम आयोडीन वैल्यू से निकाल लेंगे। ठीक है, तो जितने भी ग्राम यहाँ पे आयोडीन लगेगा वही उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे कि जितने भी डबल बॉन्ड उसमें मौजूद हैं और यहाँ पे जितने भी आयोडीन जाके वहां पे जुड़ेंगे, तो जितना आयोडीन जुड़ेगा अगर उसकी वैल्यू हम निकाल लिए तो हमें वहां पे पता चल जाएगा ना कितने वहां पे डबल बॉन्ड है। तो बस जितना आयोडीन वहां पे जुड़ेगा वही हमको पता चल जाएगा डबल बॉन्ड। अब आयोडीन कैसे पता करेंगे? तो उसका फर्दर हमें टाइट्रेशन करना होगा। टाइट्रेशन से उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल में देखिए क्या होता है, जो मैंने अभी बताया कि कोई भी फैट या आयल्स है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जो फैटी एसिड लगा होता है ना ग्लाइसरॉल के बाद, जो ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड दोनों अटैच होते हैं, तो जो फैटी एसिड है आपका उसमें जितने भी डबल बॉन्ड रहेंगे उन डबल बॉन्ड पे क्या करेगा, वहां पे आयोडीन मोनोक्लोराइड या फिर आयोडीन मोनोब्रोमाइड वहां पे रिएक्ट करेगा। जो भी अनसैचुरेटेड बॉन्ड, मतलब कि जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो वहां पे क्या बन जाएगा हमारा डाई हाइलोजिनेटेड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, एक तरीके का जो फैटी एसिड वहां पे जुड़ा हुआ होगा वहां पे डबल बॉन्डिंग है। तो इसी डबल बॉन्डिंग पे एक आपका आयोडीन और एक आपका क्लोराइड यहीं पे जाके जुड़ेगा, जिसपे एक कार्बन पे आयोडीन जुड़ जाता है और एक कार्बन पे क्या जुड़ जाता है, Cl जुड़ जाता है। ठीक है, तो वहां पे यही क्या बना लेगा, डाई हाइलोजिनेटेड सिंगल बॉन्ड, जिससे क्या हुआ यहाँ पे एक आयोडीन जुड़ गया। अब इस आयोडीन को हमको पता करना है कितना जुड़ा है। फिर इसका हम फर्दर रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जिसमें क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा और आयोडीन आपका यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक, फिर इसका हम टाइट्रेशन करा देंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कराएंगे तो हमारा ये वहां पे रिएक्शन हो जाएगा जिसमें कलर चेंज होगा। तो उस कलर चेंज को वहां पे जब भी चेंज होगा तो उस पॉइंट को हम नोट कर लेंगे। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। पहले में क्या हुआ कि हमने यहाँ पे आयोडीन मोनोक्लोराइड को यहाँ से रिएक्शन कराया, तो इसमें जो डबल बॉन्ड मौजूद है ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। ठीक है, फिर उसका हमने इससे पोटेशियम आयोडाइड इसमें मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद यहाँ पे आयोडीन को हमने अलग कर लिया। फिर इस जो ये हमारा बना है इसको हमने टाइट्रेशन कर दिया। टाइट्रेशन हमारा 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के साथ कर दिया, जिससे वहां पे कलर चेंज हुआ और हमको पता चल गया कि इसमें कितनी आयोडीन मिली हुई है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका प्रिंसिपल और उसके साथ रिएक्शन। ठीक है, देखिए जो आपका आयोडीन है वो दो मेथड से किया जाता है, एक है हबल्स मेथड, एक है विज मेथड। जो हबल्स मेथड है इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड लेते हैं जिसमें हम सैंपल को डिसॉल्व करेंगे, ठीक, और उसको हम ट्रीट, उसका रिएक्शन कराएंगे एथेनॉलिक आयोडीन के साथ और उसमें कंटेन रहेगा मर्क्यूरी क्लोराइड। मतलब कि उसको हम डिसॉल्व करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड में और उसका हम रिएक्शन कराएंगे एक्सेस एथेनॉलिक आयोडीन और वो जो सोल्यूशन रहेगा वो मर्क्यूरी क्लोराइड के प्रेजेंस में होगा। ठीक,
फिर उसका हम टाइट्रेशन कर देंगे। ये आपका हबल्स मेथड हो गया। फिर आपका विज मेथड। विज मेथड में देखिए क्या करते हैं हम, आयोडीन मोनोक्लोराइड लेते हैं एसिटिक एसिड में, ठीक है, जो उसके डबल बॉन्ड को रिएक्ट करके वहां पे सिंगल बॉन्ड बना देता है। फिर उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ऐड करेंगे Ki, ठीक, फिर उसका हम टाइट्रेशन करा दें, जो अभी आपने ये रिएक्शन उसके ऊपर पढ़ा था वो वाला, ठीक है। तो ये दो मेथड कभी कभी अलग अलग पूछता है कि हबल्स मेथड क्या है या विज मेथड क्या है। फिर हम इससे मटेरियल कौन कौन सा लेंगे, ये इतने सारे इसके मटेरियल्स हो जाएंगे, जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियो में देखा था, सपोनिफिकेशन, एसिड और एस्टर वैल्यू में, तो ये इनका रिएजेंट हो जाएगा, ठीक। फिर इनका प्रोसीजर देखिए क्या है। प्रोसीजर में देखिए 3 स्टेप में होगा, जिसमें सैंपल प्रिपरेशन होगा पहले में, फिर आयोडीन मोनोक्लोराइड एडिशन जिसमें हम ऐड करेंगे, फिर उसका हम टाइट्रेशन करेंगे। तो जो हम सैंपल प्रिपेयर करेंगे, पहले हम पिपेट से 10 ml सैंपल ले लेंगे और उसको क्लोरोफॉर्म में हम डिसॉल्व कर लेंगे, और जो हमारा फ्लास्क रहेगा वो आयोडीन फ्लास्क रहेगा। आयोडीन फ्लास्क ले लेंगे, उसमें हम 10 ml सैंपल डाल देंगे और क्लोरोफॉर्म लेंगे, उसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, उतना हम क्लोरोफॉर्म उसमें लेते रहेंगे, ठीक है। वैसे ही हम फिर और उसको नाम दे देंगे हम टेस्ट, जिसमें हमने सैंपल लिया है उसको नाम दे देंगे टेस्ट। फिर दूसरा हम एक और आयोडीन फ्लास्क लेंगे, जिसमें हम केवल 10 ml क्लोरोफॉर्म लेंगे और उसको नाम दे देंगे हम ब्लैक, ठीक है। तो ये हमारा सैंपल प्रिपरेशन हो गया। फिर उसके बाद हम आयोडीन मोनोक्लोराइड सॉल्यूशन वहां पे ऐड करेंगे। तो 20 ml आयोडीन मोनोक्लोराइड रिएजेंट हम दोनों फ्लास्क में हम वहां पे ऐड करेंगे, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 30 मिनट के लिए। वहां पे उसको अंदर हम ढक के रख देंगे कि उसके ऊपर कोई भी लाइट ना पड़े। लगभग 30 मिनट के लिए रख देंगे, तो वहां पे जो उसका डबल बॉन्ड है वो टूट के वहां पे सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेशन 30 मिनट के बाद हम वहां पे 10 ml पोटेशियम आयोडाइड उससे मिलाएंगे और उसके साथ 50 ml डिस्टिल वाटर, दोनों में आपका टेस्ट में और ब्लैक दोनों में आप ऐड करेंगे। फिर उसके बाद हम टाइट्रेशन कर देंगे सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। जैसे ही हम उसका टाइट्रेशन वहां पे स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे एक पे येलो कलर आएगा, मतलब कि एक लाइट में या तो हल्का सा डार्क में वहां पे येलो कलर वहां पे जनरेट होगा, ठीक। फिर जैसे ही वहां पे आपको वो येलो कलर दिखे, तो वहां पे आपको ऐड कर देना है स्टार्च एज अ इंडिकेटर, ठीक। 1 ml वहां पे स्टार्च इंडिकेटर ऐड कर देंगे, तो वहां पे आपका सोल्यूशन पर्पल कलर का हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर से जो आपने टाइट्रेशन कर रहे थे आप, वही टाइट्रेशन फिर से शुरू करना है, कि जब तक कि आपका वो सैंपल जो है कलरलेस ना हो जाए। जैसे ही कलरलेस होगा, वो पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर यही चीज आपको ब्लैंक सैंपल के साथ यही काम आपको करना है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन में देखिए क्या है, 1 ml 1.0 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट इक्वल होता है 0.12691 ग्राम ऑफ आयोडीन, ठीक है। अगर वहां पे 1 ml थायोसल्फेट यूज हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पे 0.12 ग्राम आयोडीन हम यूज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आयोडीन वैल्यू, ये तो आपका हो गया कि आयोडीन कितना ग्राम लगा है, यहां से इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। अब आयोडीन वैल्यू कैसे निकाला जाता है, उससे ये फॉर्मूला है V1 माइनस V2, ये आपका ml में रहेगा, इनटू n जो आपका नॉर्मल टी हो जाएगा, ठीक है, थायोसल्फेट का, और ये आपका ये वैल्यू हो जाएगा 0.12691 इनटू 100 अपॉन W, W हो जाएगा वेट। तो V1 में आप क्या करेंगे, जो आपका सैंपल है, टेस्ट सैंपल है, उसकी वैल्यू लिख देंगे, और जो V2 में आप क्या करेंगे, जो आपका ब्लैंक सैंपल है उसका वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, उसका वैल्यूम वहां पे आप ऐड कर देंगे। यहाँ पे वैल्यूम मतलब कि कितना वैल्यूम उसमें कंज्यूम हुआ है, सोडियम थायोसल्फेट का कितना वैल्यूम वहां पे कंज्यूम हुआ है, वो वैल्यू आप यहाँ पे V1 में और V2 में ऐड करेंगे, ठीक है। और ये W क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ ऑयल और फैट, जो भी ऑयल ऑफ या फैट में आप कितना वेट लिए हैं वो वेट वहां पे लिख देंगे, ठीक। फिर अब सिग्निफिकेंस में देखिए क्या है, अगर वैल्यू हाई आयोडीन वैल्यू आ रही है, किसी भी फैट या ऑयल की हाई आयोडीन वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब उसमें उतनी ही ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद है। जितना ज्यादा उसकी वैल्यू हाई होगी, उतना ही उसमें डबल बॉन्ड मौजूद होगी, ठीक है। मेकिंग इट मोर लिक्विड्स, मतलब कि वो जिसमें जितना ज्यादा डबल बॉन्ड रहेगा, वो उतना ही ज्यादा लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। और इसको हम कुक फास्टर, मतलब जल्दी से बना सकते हैं। लेस स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी डाउन होती है। नॉट आइडियल फॉर लॉन्ग स्टोरेज, आप इसको लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया। लो आईवी मतलब कि लो वैल्यू ऑफ आयोडीन वैल्यू, ये क्या दिखाता है, लेस डबल बॉन्ड, मतलब कि उसमें डबल बॉन्ड कम है। मेकिंग इट मोर सॉलिड, जैसे कि
डबल बॉन्ड ज्यादा रहेंगे तो ऑयल फॉर्म में वो ज्यादा रहेगा लिक्विड फॉर्म में, अगर जितने डबल बॉन्ड उसमें कम रहेंगी वो फैट फॉर्म में रहेगा। ठीक, अगर फैट में है तो वो मोर स्टेबल रहेगा और उसको लंबे समय तक आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विड जल्दी खराब होता है, आपका सॉलिड जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ इससे एग्जांपल्स हैं। इधर इस साइड आपके फैट्स हो गए हैं और इस साइड इसकी आयोडीन वैल्यू, जैसे बीफ टॉलो जो आपका बीफ जो जानवरों की चर्बी होती है उसका आयोडीन वैल्यू 42 टू 48। ठीक, बी वैक्स का 7 टू 60। तो इतनी सारी यहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स का जो सारे फैट या ऑयल्स है उनका यहाँ पे आयोडीन वैल्यू दिया गया है। ठीक है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका एसिटाइल वैल्यू ऑफ फैट और ऑयल। अब यहाँ पे हम एसिटाइल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एसिटाइल वैल्यू देखिए, कोई भी आपका सैंपल है, पहले तो वो सैंपल एसिटाइलेटेड होना चाहिए। एसिटाइलेटेड का मतलब क्या होता है कि जो भी वहां पे OH ग्रुप है उस OH ग्रुप को हम चेंज कर देते हैं एसिड के साथ। जो भी आपका एसिटिक एसिड है उसके साथ रिएक्शन करा के उस OH ग्रुप को हम हटा के वहां पे एसिटिक एसिड डाल देंगे तो वो हो जाता है एसिटाइलेटेड फैट। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 ग्राम एसिटाइलेटेड फैट लिया है। ठीक, अब उसको हम न्यूट्रलाइज किए हैं एसिटिक एसिड के साथ। ठीक, फिर अब इसका हम टाइट्रेशन करेंगे, वहां पे जितने ग्राम ऑफ एल्काली यूज होंगे वही आपका कहलाएगा एसिटाइल वैल्यू। ठीक, पहले हमने वहां पे सैंपल ले लिया, उस सैंपल का हमने रिएक्शन करा दिया, रिएक्शन के बाद हमने उसका टाइट्रेशन कराया। ठीक है, अब रिएक्शन किसके साथ कराया है, एसिटिक एसिड के साथ, जिससे वहां पे जो OH ग्रुप है वो OH ग्रुप रिमूव होके वहां पे एसिटिक एसिड जुड़ गया है। तो जुड़ने के बाद उसको फिर हम KOH, अब यहाँ पे एसिड है आपको KOH से कराना, तो वो क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज जितने KOH उसको न्यूट्रलाइज करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी आपकी एसिटाइल वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या करता है, अब यहाँ पे देखिए आपने एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराया था जहां पे OH ग्रुप रिमूव हो रहा था। तो OH ग्रुप क्या होता है, आपका एल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब जितने भी एसिटिक एसिड यूज होंगे उस OH को हटाने के लिए, आपने क्या देखा यहाँ पे, एसिटिक एसिड OH को रिमूव किया, वहां पे एसिटिक एसिड जुड़ गया। तो जितने एसिटिक एसिड जुड़े हैं अब इनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे KOH के साथ। जितने KOH न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब कि एसिटिक एसिड को जितने KOH न्यूट्रलाइज करेंगे वो वैल्यू निकल आएगी हमारी एसिटाइल वैल्यू, और वही वैल्यू ये बताएगी कि उसमें एल्कोहल ज्यादा है कि एल्कोहल कम है। ठीक है, ये क्या करता है, डिटरमाइन करेगा नंबर ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप को। ठीक, प्रिंसिपल में क्या है, एसिटिक एनहाइड्रेट है और ये आपका फैट या ऑयल्स में जो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो चीज है। तो यहां से क्या होता है, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, टूटने के बाद यहाँ पे जो ये एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे, ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे R आके जुड़ गया। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड पूरा जो आपका COR ये वाला है, ये इस OH के साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए ये जुड़ गया ना, बस इसमें यही हुआ है कि यहाँ पे ये OH और ये R दोनों आपस में अलग अलग हुए हैं और R यहाँ पे जाके जुड़ गया है, ये बना लिया है, और ये OH COROH ये बन गया है। ठीक है, यही इसमें रिएक्शन हुआ है, मतलब कि जो उसमें OH ग्रुप है और एल्काइल ग्रुप है, एसिटिक एनहाइड्राइड तोड़ दे रहा है। और फिर हम क्या करेंगे, फर्दर रिएक्शन करके KOH से इसी एसिड को पता कर लेंगे। ठीक है, फिर ये देखिए इसमें मटेरियल एंड रिएजेंट वही है, कैसे बनाना है इसमें लिखा गया है, आप इसको लिख लीजिए और याद करें। प्रोसीजर में देखिए गया है एसिटाइलेशन एंड सपोनिफिकेशन। पहले हम इसका एसिटाइलेशन करेंगे और सपोनिफिकेशन रिएक्शन करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सैंपल है वो सैंपल ले लेंगे, एड 5 ml ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड पायरिमिडी मिक्सचर। ठीक, तो 5 ml हमें बनाना है, जिसमें से 1% हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड और 7% हमारा पायरिडीन रहेगा। ठीक है, तो दोनों को हम मिक्स करके 5 ml मिला देंगे किसमें, अपने सैंपल में। ठीक, फिर उसमें हम 5 ml वाटर ऐड कर देंगे और उसको हम हीट कर देंगे वाटर बाथ पे 30 मिनट के लिए। ठीक है, तक जाके जो उसमें रिएक्शन होना है एसिटाइलेशन और सपोनिफिकेशन, वो रिएक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाए। ठीक, हीट करेंगे लगभग 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट के लिए वाटर बाथ में इसको हम हीट करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम इसको कूल कर लेंगे, जो मिक्सचर है हमारा उसको कूल कर लेंगे।
फिर इसमें हम ऐड करेंगे 0.5 नॉर्मल KOH सोल्यूशन, ठीक। उसमें हम फिर KOH सोल्यूशन डाल देंगे, फिर उसका हम टाइट्रेशन कर देंगे स्टैंडर्ड सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन के साथ, जिसमें हमारा फिनोल्फ्थालीन एज ए इंडिकेटर वहां पे रहेगा, ठीक। जैसे ही वहां पे कलर चेंज होगा उसकी वैल्यू हम इस फार्मूले से निकाल लेंगे, जहां पे E इक्वल टू क्या है, एसिडिटी इक्विवेलेंट। वहां पे एसिडिटी इक्विवेलेंट का एक फार्मूला होता है, उसको निकाल के हम कर लेंगे, जो भी वहां पे यूज करेंगे। और A इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल एसिटाइलेटेड, जो हमने वेट लिया है फैटी ऑयल्स का, वो हो जाएगा। इसमें देखिए एक फार्मूला और आता है, एसिटाइल वैल्यू इक्वल टू 1335 ब्रैकेट में B माइनस A अपॉन 1335 माइनस A। A यहाँ पे क्या है, सपोनिफिकेशन वैल्यू है, और दूसरा B क्या है यहाँ पे, सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ एसिटाइलेटेड फैट, जो आपने अभी प्रोसीजर किया है उससे, ठीक है, वो वैल्यू B हो जाएगी। और A वैल्यू क्या आ जाएगी, जो फैटी ऑयल जिसका आप एसिटाइल वैल्यू निकाल रहे हैं, तो उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, वो हो जाएगा, और दूसरा वाला जो इस वैल्यू से आपने वैल्यू निकाला है वो वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला यूज होता है इसको कैलकुलेशन करने के लिए। फिर क्या इसका सिग्निफिकेंस, अगर हायर एसिटाइल वैल्यू आ रही है तो वो इंडिकेट करेगा मोर OH ग्रुप, मतलब कि उस फैटी ऑयल में ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वही एसिटाइल वैल्यू आपकी कम आएगी तो वहां पे ये समझ जाए कि OH ग्रुप कम है और वो मॉलिक्यूल लेस कॉम्प्लेक्स, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है। फिर क्या एग्जांपल में कोकोनट ऑयल है, जिसका देखिए लो एसिटाइल वैल्यू होता है लगभग 2 to 8, ठीक। फिर आपका कैस्टर ऑयल है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 144 to 150। फिर बटर का कितना है, 1 to 4, ठीक। तो ये हो गया आपका एसिटाइल वैल्यू। नेक्स्ट देखिए आपका है RM वैल्यू। RM वैल्यू में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट इन फैटी ऑयल, मतलब कि कोई भी फैटी ऑयल में वोलेटाइल फैटी एसिड कितने नंबर प्रेजेंट है। जैसे आप रेंसिडिटी पढ़े होंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि जो आपके फैटी ऑयल होते हैं उसमें कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो वोलेटाइल फॉर्म में होते हैं और वो उस ऑयल या फैटी ऑयल को खराब कर देते हैं। तो यहाँ से हम पता कर लेते हैं RM वैल्यू से कि उसमें कितने नंबर ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रेजेंट है, ठीक। तो इसमें हम करते क्या है, मेजर करते हैं ml of 0.1 NaOH solution needed to neutralize these acid from 5 gram of the sample। जो हमारा 5 ग्राम ऑफ सैंपल है उसमें जितने भी एसिड हैं उसको कितने नंबर ऑफ NaOH वहां पे न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसी नंबर को हम बोलेंगे RM वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल में देखिए पहले हम सपोनिफिकेशन रिएक्शन कराएंगे, जैसे आप पिछली वीडियो में पढ़े थे सपोनिफिकेशन कैसे आप कराते हैं वो रिएक्शन कराएंगे। फिर उसमें हम एसिडिफिकेशन, फिर उसमें हम एसिड जो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको ऐड करेंगे, जिससे कि क्या होगा, वहां पे सोप आपका हट जाएगा और जो फ्री फैटी एसिड है वो अलग हो जाएंगे, ठीक। फिर उसका हम डिस्टिलेशन करेंगे, इसमें हम एक डिस्टिलेशन यूनिट लगाना होता है जिससे वहां पे जितने भी वोलेटाइल वाले फैटी एसिड हैं आपके वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन करके उसको कलेक्ट करके फिर उसका हम टाइट्रेशन कर देंगे, जो भी आपका स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है उसके साथ हम इसका टाइट्रेशन कर देंगे और वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए मटेरियल और रिएजेंट वही जो आपको पुराने वाले, एक इस पे नया आ जाता है प्यूमाइस स्टोन ग्रेन्स। तो इसमें क्या होता है, प्यूमाइस क्या होता है कि जब भी हम उसमें एसिड ऐड करेंगे, जो भी आपका सपोनिफिकेशन रिएक्शन हुआ है उसमें जब भी हम एसिड ऐड करेंगे तो उस रिएक्शन में क्या होगा, बबलिंग होगा, या हो सकता है कि वो आपका जो कांच का ग्लास है या कोनिकल फ्लास्क है वो टूट भी सकता है। तो उसमें हम प्यूमाइस स्टोन इसलिए डालते हैं कि उसमें जो बबलिंग है या जो प्रेशर बनता है वो कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए इसको डालते हैं कि वो सारा पावर एब्जॉर्ब कर ले, कोई भी बबलिंग या ऐसा वैसा रिएक्शन ना होने पाए, ठीक। फिर प्रोसीजर में क्या है देखिए, पहले है आपका सपोनिफिकेशन। सपोनिफिकेशन में क्या करेंगे हम, 5 ग्राम या तो 1 ग्राम ज्यादा 1 ग्राम कम आप सैंपल ले लेंगे फैटी ऑयल का, ठीक। उसमें आप ऐड करेंगे 20 ग्राम ग्लाइसरॉल और 2 ml ऑफ कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन। ये कैसे बनाना है आप अभी रिएजेंट में पढ़े थे, वहां पे देख लीजिएगा इसको, ठीक। फिर उसको हम मिक्सचर को अच्छे से सेक करेंगे जब तक कि वो क्लियर ना हो जाए, ठीक। आपको ज्यादा हीट नहीं करना है, हल्का सा हीट करके उसको अच्छा सा सेक करके एकदम क्लियर सोल्यूशन आपका दिखे ऐसा बना लेना है, ठीक। फिर उसमें हम 90 ml बॉइलिंग वाटर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। अगर वाटर ऐड करने के बाद
वो सोल्यूशन आपका क्लियर और डार्क फॉर्म में नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने उसमें वाटर ऐड किया, वो अच्छे तरीके से क्लियर और डार्क फॉर्म में नहीं हो रहा है, तो आपको ये प्रोसेस फिर से दोबारा करना, जो आपका चारों स्टेप है वो स्टेप आपको फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके अगर ये स्टेप आपका यहाँ तक स्टेप सही चल रहा है तो आगे आप चलेंगे ऐड प्यूमाइस स्टोन, फिर उसमें जो आपने प्यूमाइस स्टोन है वो डालेंगे, ठीक, जिस डायमीटर का है वहां पे लिखा गया वो उस डायमीटर का। फिर इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। फिर उसको आप कनेक्ट कर लेंगे डिस्टिलेशन ऑपरेटर्स के साथ, जो आपके डिस्टिलेशन यूनिट्स में हो, डिस्टिलेशन यूनिट होती है उसके साथ इसको आप कनेक्ट कर लेंगे, ठीक। फिर उसको हीट करेंगे मिक्सचर को, जब तक कि आपके पास 110 ml लिक्विड वहां पे डिस्टिल ना हो जाए, ठीक है। 110 ml आपके पास वहां पे डिस्टिलेट हो जाए, लगभग उसके लिए 19 से 21 मिनट लगेंगे, तो आपके पास 110 ml डिस्टिलेट हो जाना चाहिए। फिर उसको आप ग्रेजुएटेड जो आपका बेसिक सिलेंडर है उसमें आप उसको स्टोर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। लगभग आपके पास 100 ml डिस्टिलेट आप ले लेंगे वहां से, और उसमें ऐड करेंगे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, उसमें 1-2 बूंद फिनोप या तो 1-2 ml फिनोप्थिलीन इंडिकेटर ऐड कर देंगे। फिर उसका टाइट्रेशन करेंगे आप 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन के साथ। जैसे ही वहां पे आप टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे आपको स्लाइटली पिंक कलर का कलर चेंज होगा, तो उस कलर पे जब आपका चेंज होगा तो वहां पे वो वैल्यू नोट कर लेंगे, ठीक। यही आपको काम करना है ब्लैंक टेस्ट के साथ, जैसे जैसे आपने किया है। अभी आपको सैंपल नहीं लेना है और उसके अलावा सारा काम करना है, तो वहां पे आपका ब्लैंक टाइट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आप करेंगे कैलकुलेशन, जो RM वैल्यू का कैलकुलेशन है A - B × N × 11। तो वहां पे A क्या है जो आपने टेस्ट के लिए लिया है, NaOH जो भी रिक्वायर हुआ है, और B क्या हो जाएगा आपका ब्लैंक के लिए हो जाएगा, और N क्या है आपका नॉर्मलिटी ऑफ NaOH सोल्यूशन, जो NaOH है उसकी नॉर्मलिटी क्या है वो ले लेंगे, बाकी गुणा कर देंगे आप 11 के साथ, तो यहाँ पे आपका निकल जाएगा RM वैल्यू, ठीक है। अगर RM वैल्यू सिग्निफिकेंस में अगर RM वैल्यू आपकी ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब उसमें जो फैटी एसिड का चेन है वो कम है, शॉर्ट है, ठीक। और वो ऑयल आपका स्मेल बहुत ज्यादा स्मेल भी करेगा, ठीक है। जैसे कि बटर्स में हायर वैल्यू 22 to 32, ठीक, बटर्स में पाया जाता है हाई RM वैल्यू। लोअर RM वैल्यू अगर आता है तो वो कम स्मेली होगा, स्मेल कम आएगा उसमें, ठीक है। ये आपका कॉमन इन प्लांट्स ऑयल लाइक ओलाइव, सोयाबीन, इन सब में ऑयल्स में RM वैल्यू कम आती है, ठीक है। जो आपका डेयरी वाला है, डेयरी फैट है, उसमें RM वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक। और ये हेल्प करता है किसमें, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ फैट, जैसे कि जो इसकी वैल्यू आती है वो वैल्यू डिटरमाइन करती है कौन सा फैट है। जैसे कि आपका बटर हो गया, कोकोनट, दोनों का वैल्यू अलग अलग होगा, तो दोनों की वैल्यू हम इससे पता कर लेंगे। जैसे आपका कोकोनट का कितना है 7 to 8 है, बटर कितना हो जाएगा 22 to 32, मतलब कि दोनों का वैल्यू अलग अलग है, तो इससे आप पता कर लेंगे कौन सा हमारा कोकोनट है कौन सा हमारा बटर है, ठीक। एक और होता है ग्रुपिंग फैट्स, मतलब कि जिनकी वैल्यू RM वैल्यू ज्यादा आती है तो उनको हम अलग ग्रुप, जिसमें दिया है लॉरिक फैट्स, उसमें अलग रखते हैं, और जिनकी वैल्यू कम आती है ऑल, तो उनको अलग हम ग्रुप में रखते हैं, मतलब ग्रुपिंग कर लेते हैं कि एक ज्यादा आ रहा है एक का कम आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यू हो गया आपके आयोडीन, एसिटाइल और RM वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यूनिट 3 खत्म हो गया है, और यूनिट 4, यूनिट 5 इन दोनों का भी वीडियो बन चुका है। तो आप ऐसा करिए यूनिट 3, 4, 5 तीनों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। बाकी यूनिट 1 का भी इस चैनल पे उसका वीडियो है, तो आप वहां पे जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेंजीन, डेरिवेटिव ये सब वहां पे दिए गए हैं, ठीक है। और बचेगा आपका यूनिट 2, उसको जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।